नमस्कार। अभी जेवीटी का एग्ज़ाम हुआ तो आप सभी जानते हैं कि इस बार जेवीटी के एग्ज़ाम में जो है वो थोड़ा अलग पैटर्न था। इस बार जो है वो सेक्शन वाइज जो था वो क्वेश्चन पूछे गए, जैसे कि जीके के अलग से क्वेश्चन पूछे गए, हिंदी के अलग से, इंग्लिश के अलग से, मैथ के अलग से, रीजनिंग के अलग से, सब्जेक्टिव अलग से पूछे गए। तो इस बार मतलब पेपर को थोड़ा सा आसान बना दिया गया। ठीक है, सेक्शन वाइज जब पूछा जाता है तो बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो जाता है कि अब मुझे इसी सेक्शन के क्वेश्चन करने हैं आंसर, तो थोड़ा अच्छे से एक्यूरेसी के साथ जो है वो आंसर्स कर पाता है। तो होपफुली कि आगे आने वाले एग्जाम्स में भी वैसा ही पैटर्न रहेगा। आज हम जीके का सेक्शन ही डिस्कस करेंगे। ये एचपीआरसी का जेबीटी का एग्ज़ाम ही है और देखिए इस तरह से जो है हम सभी मतलब जितने भी जेबीटी के पेपर हुए हैं अलग अलग शिफ्टों के उन सभी को ही जो है वो कवर कर लेंगे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये जो है वो डाउट रहेगा कि इस वीडियो को जो है या फिर इन क्वेश्चंस को जो है वो इंग्लिश में भी प्रोवाइड करवाया जाए। तो इंग्लिश में जो है वो ये क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी में टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। अभी तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ से हो जाएगी। जो जो इंपॉर्टेंट होता मैं बताता चलूँगा, आपको नोट करते जाना, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में वो रिलेट या फिर लिंक जो है वो किया जा सकता है जो एग्ज़ाम डालने वाले हैं उनके द्वारा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार 100 निम्न फसल उत्पादकता वाले जिलों में शुरू की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना से कितने किसान लाभान्वित होंगे। तो बोलते हैं कि केंद्रीय बजट था 2025-26 का, उसमें एक नई स्कीम चलाई गई थी प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। और तो ये जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, इस योजना को जो है वो 2025-26 के बजट में अनाउंस किया गया था। बाद में चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको ऑफिशियली जो था वो अक्टूबर 2025 में जो था वो लॉन्च कर दिया गया था। इस योजना का एम ये रखा गया था कि जो 100 अंडर डेवलपिंग एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो है वो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको एनहांस करना, किसानों की जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी करना। तो इसमें टारगेट रखा था कि हम 1.7 करोड़ किसानों को जो है वो लाभान्वित करेंगे। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एचपीआरसी पूछ रहा है तो आपको बड़ा ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रांग वे में जो है वो तैयार होना है, छोटी छोटी चीज़ों को तैयार करना है। आगे देखिए क्या बोलते हैं जैन धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा कर्म आत्मा द्वारा ग्रहण किए जाने वाले देह के प्रकार को निर्धारित करता है। तो जैन धर्म में जो है वो अलग अलग कर्म है। अब कौन कौन से कर्म है, अब बोलते हैं जैन धर्म में जो कर्म है उनमें से ही एक कर्म आता है नाम कर्म। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। ये जो नाम कर्म आता है, नाम कर्म में जो है वो शरीर के प्रकार, रूप, रंग और अंगों को जो है वो निर्धारित किया गया है। ये ऐसा जो है वो कर्म आता है। अब जैन धर्म में जो है वो 8 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। 8 प्रकार के कर्मों में यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है वो एक आयुष कर्म दिया गया है। इसको आयुष्य कर्म भी बोलते हैं। तो जीवन काल निर्धारित करने वाला कि किस गति, किस नरक या फिर मनुष्य या देव में जाना है, ये जो है ये निर्धारित करता है आयुष्य कर्म। एक गोत्र कर्म है, किस परिवार में, किस कुल में, किस स्थिति में जो है वो जन्म होना है, ये निर्धारित करता है। एक अंतराय कर्म होता है। अंतराय कर्म की बात करें तो कार्य में बाधा डालने वाला, जैसे दान या लाभ में बाधा डालने वाला, ये ऐसा कर्म जो है वो होता है। और भी कर्म है। एक वेदनीय कर्म आता है जो सुख या दुख की भावना उत्पन्न करने वाला कर्म जो है वो है। एक इसी तरह से जो है वो ज्ञानावरणीय कर्म भी आता है जो ज्ञान में बाधा उत्पन्न करने वाला है, जैसे जानने की क्षमता को ये कम कर देता है। एक दर्शनावरणीय कर्म भी है जो दर्शन में बाधा उत्पन्न करता है। दर्शन मतलब जो आपका सामान्य बोध है उसमें बाधा जो है वो उत्पन्न करता है। तो इस तरह के कर्म जो है वो होते हैं। तो ये कर्म आपने ध्यान रखना है कि किस किस तरह के कर्म जो है वो होते हैं। जैन धर्म में 8 प्रकार के कर्म होते हैं। आगे बोलते हैं किन राज्यों की सीमा क्रमशः दक्षिण और दक्षिण पूर्व में हिमाचल प्रदेश के साथ जो है वो लगती है। अब दक्षिण और दक्षिण पूर्व की यहाँ पर बात की जा रही है तो मैप में आपको चलना पड़ेगा। ये इंडिया का मैप आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये हिमाचल जो है वो आता है। ठीक है, ये अपना हिमाचल जो है वो आता है। हिमाचल का अगर आप देखेंगे दक्षिण का मतलब है साउथ में, तो साउथ में एक तो हरियाणा यहाँ पर आ रहा है, दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट में उत्तराखंड यहाँ पर जो है वो आ रहा है। ठीक है, ईस्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर चाइना इंटरनेशनल बाउंड्री लगा रहा है। ऊपर की ओर चलेंगे नॉर्थ की ओर तो यहाँ पर आपको पता चलेगा लद्दाख, लेह जो है वो आ रहा है। नॉर्थ से यहाँ की ओर चलेंगे यानी कि वेस्ट की ओर चलेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में जम्मू कश्मीर आ जाता है। साइड में वेस्ट की ओर चलेंगे तो पंजाब आ जाता है। नीचे यहाँ पर अगर आप आएंगे वेस्ट साउथ की ओर तो यहाँ पर भी पंजाब ही आएगा।
तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसमें बोला गया है कि किन राज्यों की सीमा क्रमशः दक्षिण और दक्षिण पूर्व में हिमाचल की सीमा से लगती है। तो हरियाणा और उत्तराखंड की लगती है, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा और उत्तराखंड की लगती है, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं 4 जनवरी 2026 में किस भारतीय संस्थान में परम शक्ति नामक सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की गई थी। तो परम शक्ति नामक सुपर कंप्यूटिंग सुविधा जो है वो आईआईटी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास में जो था वो की गई थी। तो ये ध्यान रखना है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में की गई थी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर जाम्बिया की बात की गई है। जाम्बिया मेडिसिन रेगुलेटिंग अथॉरिटी ने 12 कार्य दिवसों के मूल्यांकन के बाद 4 नवंबर 2025 को बोलते हैं लेना कापावीर टैबलेट स्वीकृत दे दी है। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस उद्देश्य हेतु यह अनुज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है। तो एक लेना कैपावीर टैबलेट है, इसको जो है वो बोलते हैं, ये टैबलेट भी है, इंजेक्शन भी है। टैबलेट और इसके इंजेक्शन को जो है वो स्वीकृति दे दी है, ये HIV की रोकथाम के लिए है। तो हो सकता है अगले किसी एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कौन सी कंट्री के द्वारा अनुमति जो है वो दी गई है। तो ये जाम्बिया के द्वारा दी गई है, और जाम्बिया की जो मेडिसिन रेगुलेटिंग अथॉरिटी है उसके द्वारा जो है वो ये अनुमति दी गई है। आगे बोलते हैं डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमावली 2025 नवंबर 2025 में अधिसूचित के अनुसार बच्चों के डेटा को संसाधित करने के लिए डेटा न्यासी को सीमित छूटों के साथ सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त करनी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा छूट प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में बहुत कम देखने को मिलेंगे, परंतु अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें से कोई आर्टिकल पढ़ते हैं या फिर डेली न्यूज़ सुनते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी जो है वो वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर बात की गई है डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमावली की। ये जो डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियमावली 2025 है, इसके अनुसार बच्चों के डेटा को संसाधित करने के लिए जो है जो सोशल मीडिया प्रचार है, ऑप्शन बी सही आंसर है। सोशल मीडिया प्रसार जो है ना, इसमें छूट प्रदान जो है वो की गई है। तो ये सोशल मीडिया प्रचार ध्यान रखना। बोलते हैं सिनेमा में उनके योगदान और बढ़ते वैश्विक प्रभाव के लिए दिसंबर 2025 में किस भारतीय फिल्म अभिनेत्री को गोल्डन ग्लोब हॉरिजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हमने आलिया भट्ट का नाम पढ़ा हुआ है। ये तो आसान पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन था, वन लाइनर क्वेश्चंस में भी इस तरह के क्वेश्चन हमने पढ़े हैं। आलिया भट्ट। आगे बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिमाचल प्रदेश विधानसभा के कार्यकाल और विघटन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम रूप में वर्णन करता है। बोलते हैं कि 5 वर्षीय कार्यक्रम जब तक कि इसे पहले विघटित ना कर दिया जाए। तो यहाँ पर ध्यान देना कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के कार्यकाल में विघटन की प्रक्रिया का सर्वोत्तम रूप आपको बताना है। क्या यहाँ पर 5 वर्ष का कार्यकाल होता है और इसे पहले जो है वो विघटित ना कर दिया जाए, ऐसा भी कोई प्रोविज़न है, या फिर 3 वर्ष बाद जो है वो इसका विघटन खुद हो जाता है, राष्ट्रपति द्वारा जो है वो 2 वर्ष का विस्तार इसको जो है वो दिया जाता है फिर, या फिर स्पीकर द्वारा विघटन जो है वो किया जाता है। तो देखिए 5 वर्ष का कार्यकाल होता है जब तक कि इसे पहले विघटित ना किया जाए। तो मतलब 5 साल का जो है वो आमतौर पर कार्यकाल हमारा यहाँ पर विधानसभा का रहता है। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा ट्रिक आपकी कोई लगनी नहीं थी। अगला क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था। बोलते हैं निम्नलिखित लेखकों में से किसके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर प्राइज जो है वो जीता है। तो ये फ्लैश जो है वो उपन्यास है और इसके लिए जो है वो डेविड जेले के द्वारा जो है वो बुकर प्राइज जीता गया है। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार रिवाइज किया है, एक बार नहीं बहुत बार रिवाइज किया है। मैंने कहा था कि स्टार लगाकर रखना, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इनको बुकर प्राइज 2025 जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं निम्नलिखित में से किस कालद आवृत्ति का उपयोग ध्रुवा 64 द्वारा किया जाता है, जो सी डैक द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट डुअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। तो ये 1.0 गीगाहर्ट्ज है, 1.0 गीगाहर्ट्ज इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ये तो अगर पढ़ा होता तो ठीक था, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन तो आंसर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आमतौर पर नहीं बहुत ज़्यादा सीरियसली लिए जाते। परंतु अब HPR से पूछ रहा है तो इस तरह के क्वेश्चंस को बड़ा सीरियसली लेना पड़ेगा आगे से।
आगे बोलते हैं 17वें राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म पुरस्कारों के दौरान सिनेमा पर आधारित सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, इनके किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी को दिया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किताबों में ये जो किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी है, ये किताब जो है वो अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पार्थिव धर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अनिरुद्ध भट्टाचार्य और पार्थिव धर के द्वारा ये किताब लिखी गई है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में अधिक योगदान दे रहा है? तो अधिक योगदान सेवा क्षेत्र, इनके सर्विस सेक्टर जो है वो देता है जीएसडीपी में। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार जो है वो पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन हम देखें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एचपीआरसीए के या तो पटवारी एग्जाम के लिए या पंचायत सेक्रेटरी, इन दोनों एग्जाम्स के लिए एक साथ तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट शीट से जुड़ सकते हैं, जो ये दोनों एग्जाम जो है वो एक साथ कवर कर देगी। मतलब बार बार आपको टेस्ट शीट्स में जो है वो परचेजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों ही एग्जाम एक टेस्ट शीट से जो है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। टेस्ट शीट्स का लिंक वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट शीट्स है, ये टॉप के 200 स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप यहाँ पर टाइमली जो है वो जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की अलग से टेस्ट शीट्स है, और उस टेस्ट शीट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप टेस्ट शीट्स को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं हिमाचल प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट 2025 जलवायु प्रभावित विश्व में भविष्य का निर्माण के आधार पर हिमाचल प्रदेश में विनिर्माण विशेष रूप से एमएसएमई द्वारा समर्थित फार्मास्यूटिकल राज्य के जीवीए में लगभग कितना प्रतिशत योगदान जो है वो रहता है? तो यहाँ पर बोलते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट 2025 आई थी, उसमें जलवायु प्रभावित विश्व में भविष्य का निर्माण के आधार पर हिमाचल प्रदेश का जो विनिर्माण विशेष रूप से जो एमएसएमई द्वारा समर्थित फार्मास्यूटिकल है, उसमें राज्य के जीवीए में जो है कितना योगदान रहता है, ये आपने लमसम में ध्यान रखना है कि ये जो है 27% अप्रॉक्सीमेटली जो है वो योगदान रहता है, लगभग 27% योगदान रहता है। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के विदेशी व्यापार की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? तो भारत का जो औपनिवेशिक काल था उसमें बोलते हैं उसके दौरान भारत के जो विदेशी व्यापार की एक प्रमुख विशेषता थी वो ये थी कि कच्चे माल का निर्यात और तैयार वस्तुओं का आयात इजीली हो जाता था। तो कच्चे माल का निर्यात और तैयार वस्तुओं का आयात होता था। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का कौन सा मेला व्यापक व्यापार और या यहाँ पर व्यापार होगा, वैसे व्यापार और समावेशी भागीदारी के माध्यम से अंतर सामुदायिक सामंजस्य का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग मेले मनाए जाते हैं, उन मेलों के बारे में हमने पढ़ा है। तो बोलते हैं ऐसा कौन सा मेला है जो समावेशी भागीदारी होती है उसके माध्यम से अंतर सामुदायिक सामंजस्य को जो है वो सर्वोत्तम रूप से जो है प्रस्तुत करता है। तो ये रामपुर का लवी मेला जो है वो करता है। रामपुर का लवी मेला नाम से पता चल रहा है कि रामपुर बुशहर में ही होता है और काफ़ी टाइम पहले से होता आ रहा है। परंतु इस मेले की खास बात यह है कि ये एक ट्रेड जो फेयर है ना, ट्रेड फेयर के रूप में जो है वो इसको किया जाता है। अब भी ये ट्रेड फेयर के रूप में ही किया जाता है। पहले के टाइम में तो तिब्बत से सामान लेकर यहाँ पर लाते थे, बेचा जाता था। हमारे पास और भी बहुत इंपॉर्टेंट मेले मनाए जाते हैं, जैसे कि रामपुर का लवी मेला, ये इंटरनेशनल मेला है। मंडी की जो शिवरात्रि है वो अभी हुई कुछ टाइम पहले, गिरिराज पत्रिका में हमने पढ़ा भी है, ये भी इंटरनेशनल लेवल की है। कुल्लू का दशहरा ये भी इंटरनेशनल लेवल का है। सुजानपुर टिहरा की होली की बात करते हैं तो ये भी काफ़ी फेमस जो है वो है। अभी सुजानपुर की होली भी आपने देखी होगी। और सुजानपुर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में आता है। तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की जो नई डीसी है, नई जो डिप्टी कमिश्नर है वहाँ की, तो इनके काफ़ी चर्चा में है, उनका डांस भी आपने देखा होगा। तो ये सारी जो है वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। आगे बोलते हैं प्रसिद्ध हाथी महोत्सव प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है वो मनाया जाता है?
यहाँ पर हाथी महोत्सव की बात की जा रही है कि ये हाथी महोत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है। तो हाथी महोत्सव आप क्या सोच रहे होंगे कि ये कहाँ पर मनाया जाएगा? क्या ये उड़ीसा में मनाया जाएगा, केरल में मनाया जाएगा, राजस्थान में मनाया जाएगा, मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा? तो ये राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान में ऊंट पाए जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर हाथी महोत्सव नहीं मना सकते। हाथी महोत्सव भारत के राजस्थान के जयपुर शहर में हर साल जो है वो मनाया जाता है। हर साल जो मार्च का महीना होता है, होली के आसपास का महीना, उस टाइम जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, तो होली के आसपास की ही जो है ये मनाया जाता है मार्च में। ये आप ज़रूर ध्यान रखना इसके बारे में, प्रसिद्ध जो हाथी महोत्सव है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य की जैव विविधता का प्रतीक है? बोलते हैं लुप्त प्राय पश्चिमी ट्रैगोपैन। यहाँ पर जो वेस्टर्न ट्रैगोपैन है उसकी बात की जा रही है। पक्षी प्रजाति के लिए संरक्षण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। आपको बेसिकली उस नेशनल पार्क का नाम बताना है जो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश की जो है वेस्टर्न ट्रैगोपैन को प्रिजर्व करने के लिए जो है वो जानी जाती है। तो वेस्टर्न ट्रैगोपैन को जो है वो प्रिजर्व करने के लिए ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क को जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये जो ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क है ये कुल्लू में आता है, यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। परंतु कमेंट कर कर आप बताएंगे कि कौन से ईयर में इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। यहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क दिया गया है जो लाहौल स्पीति में आता है। सिंबलबड़ा नेशनल पार्क दिया गया है, ये जो है वो सिरमौर में आता है। रेणुका जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी गई है, ये भी सिरमौर में ही जो है वो आती है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखना कि कौन सा नेशनल पार्क हिमाचल का कहाँ पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और उसकी विशेषता क्या है। जैसे कि ग्रेटर हिमालयन की विशेषता आपको पता चल गई। आगे बोलते हैं शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनाया गया था? तो ब्रिटिश इंडिया की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी वो जो है वो 1864 में जो है वो बना था। ये ऑप्शन डी सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं कि उस टाइम गवर्नर जनरल या फिर वाइसराय जो था वो कौन हुआ करते थे, तो उस टाइम वाइसराय जो था वो हुआ करते थे। वाइसराय हुआ करते थे और जब शिमला को जो है वो ब्रिटिश काल की राजधानी बनाया गया तो उस टाइम 1864 में जो है वो सर जॉन लॉरेंस जो था वो वाइसराय हुआ करते थे और उनके द्वारा ही ऑफिशियली ये डिक्लेयर जो था वो किया गया था। सर जॉन लॉरेंस का नाम जरूर ध्यान रखना। आगे बोलते हैं अक्टूबर 2025 में रक्षा अधिग्रहण परिषद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी जिसको बोला गया, डीएसी द्वारा बोलते हैं अनुमोदित खरीद प्रस्तावों का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सेवा की क्षमताओं को बढ़ाना था? तो ये थल सेना, नौसेना और वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाना था। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब थल सेना हमारी आर्मी जो है वो स्ट्रांग है तो हम स्ट्रांग हैं ये कहा जाता है, और आर्मी और नेवी और एयरफोर्स इन तीनों के बीच में जो है वो सेवा की जो क्षमताएं हैं, जो सर्विस की कैपेसिटी है उनको बढ़ाया जा सके, इसलिए जो है वो अक्टूबर 2025 में रक्षा अधिग्रहण प्रतिशत यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ये जो है वो अनुमोदित हुई। आर्मी डे कब मनाया जाता है? आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को जो है वो हर साल मनाया जाता है। नेवी डे की अगर हम बात करें कि इंडिया में नेवी डे कब मनाया जाता है तो वो 4 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। एयरफोर्स डे की बात करें कि ये कब मनाया जाता है तो ये 8 अक्टूबर को जो है वो एयरफोर्स डे जो है वो मनाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। आगे बोलते हैं रिवाल्सर झील हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित एक प्राकृतिक रूप से निर्मित छोटा आर्द्रभूमि क्षेत्र है। इसकी बोलते हैं ज्यामितीय आकृति। इसके संदर्भ में आपको बताना है कि रिवाल्सर झील की जो आकृति है वो सर्वोत्तम रूप से किस तरह की है। क्या वो स्क्वायर की है, क्या वो मतलब वर्गाकार आकार की है, क्या वो ट्रायंगुलर आकार की है, क्या वो ओवल शेप की है, क्या वो सर्कुलर शेप की है। तो देखिए रिवाल्सर झील जो आती है इसकी जो आवृत्ति देखने को मिलेगी वो लगभग आपको ये जो है वो स्क्वायर शेप में देखने को जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, वर्गाकार आकार में आपको ये देखने को जो है वो मिल जाएगी। आगे 21 में क्या बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं कि अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि समृद्धि और किसानों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है वो शुरू की गई थी। तो अगर आप वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं
विद प्रॉपर प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो पहला ही क्वेश्चन हमने पढ़ा था जब, तो हमने पीएम धन धान्य योजना के बारे में पढ़ा था, और पीएम धन धान्य योजना के बारे में मैंने आपको वहीं पर बता दिया था कि ये अक्टूबर 2025 में लगभग 11 अक्टूबर के करीब प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना सही आंसर हो जाएगा। एक ही योजना के 2 क्वेश्चन एक ही पेपर में पूछे गए थे, ये भी आपको यहाँ से पता चला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं भारत द्वारा 2025 के अंत तक हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ाया जाने वाला कदम मुख्यतः किस सामरिक उद्देश्य का समर्थन करता है। तो भारत द्वारा 2025 के अंत तक जो हरित हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन जो है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी की ओर बढ़ाया जाने वाला एक कदम है जो ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करना और उन क्षेत्रों को विकार्बनित करना जहां कमी करना कठिन है, बोलते हैं ये जो है वो बोलते हैं सामरिक उद्देश्य का समर्थन जो है वो करता है। तो ये जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर जो है वो इसका हो जाएगा कि ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करना और उन क्षेत्रों में जहां पर ये बीकार्बनित यानी कि डीकार्बनाइजेशन जो है वो करना, यहाँ पर जो है वो डीकार्बनाइजेशन में जो है वो यहाँ पर कमी करना थोड़ा सा कठिन है। तो भारत सरकार द्वारा 2025 के अंत में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी की ओर ये बढ़ाया गया एक कदम है। कॉम्प्लिकेट सा क्वेश्चन था थोड़ा। बोलते हैं 2023 में, अब देखो 2023 का करंट अफेयर यहाँ पर पूछ लिया गया है या फिर 2023 का क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया है। 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया। 2025 का पूछ लेते तब भी आप आंसर कर देते, 2026 का पूछ लेते तब भी आप आंसर कर देते, परंतु यहाँ पर बहुत ही पुराना पूछ लिया गया। तो ये जो है वो वाणी जयराम, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वाणी जयराम को जो है वो पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित जो है वो किया गया है। तो वाणी भूषण का नाम ध्यान रखें। हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, देखो यहाँ पर 2024-25 का इकोनॉमिक सर्वे नहीं पूछा गया है, यहाँ पर 22-23 का जो है वो इकोनॉमिक सर्वे पूछा गया है। बोलते हैं इसके अनुसार कौन सा क्षेत्र अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास में परंपरागत रूप से प्रमुख भूमिका निभाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करना बहुत ही आसान था। हिमाचल प्रदेश का जो कृषि और संबंधित गतिविधियों वाला सेक्टर है, एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज आप बोल सकते हैं, ये सेक्टर जो है वो बोलते हैं ये सेक्टर अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास में परंपरागत रूप से प्रमुख भूमिका जो है वो निभाता है। तो ये नोट करें। आगे बोलते हैं 2024 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 55वें संस्करण में भारतीय पैनोरमा की फीचर फिल्म श्रेणी में ओपनिंग फिल्म के रूप में चुना गया। तो ये चुना गया स्वतंत्रता वीर सावरकर। स्वतंत्रता वीर सावरकर का नाम ध्यान रखना है, इसको इनको जो है वो चुना गया, इस फिल्म को जो है वो बेसिकली चुना गया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। आगे बोलते हैं किस पशु को जो है, किस पक्षी को जो है वो हिमाचल प्रदेश का राज पक्षी घोषित किया गया है। तो हिमाचल का जो राज पक्षी है वो वेस्टर्न ट्रैगोपैन है, ऑप्शन सी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं हरित क्रांति से जुड़ी एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता क्या थी। तो हरित क्रांति से जो है वो जुड़ी चिंता ये थी कि उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा का निम्नीकरण। तो बोलते हैं कि जब जो फर्टिलाइजर और जो पेस्टिसाइड होते हैं उनका ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा तो सॉइल की जो फर्टिलिटी होगी बाद में चलकर वो कम हो जाएगी, और वैसा ही देखने को मिलता है आज के टाइम में। वो अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं जनवरी 2026 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई उस योजना का क्या नाम है जिसका उद्देश्य CGHS लाभार्थियों को आयुष योजना के अंतर्गत कवरेज सहित कैशलेस और आधुनिक उपचार प्रदान करना है। तो ये है परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा। ये ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आप ध्यान रखना, जनवरी 2026 में ही ये स्टार्ट की गई है। आगे बोलते हैं प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन में कितनी टीमों ने भाग लिया। तो इसका जो 11वां जो सीजन हुआ उसमें जो है वो 8 टीमों के द्वारा 12 टीमों के द्वारा भाग लिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 12 टीमों ने भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं दिसंबर 2025 में अपनाई गई कौन सी नीति भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सोच में आए बदलाव को सबसे स्पष्ट रूप से दर्शाती है। तो बोलते हैं कि 2025 की बात की जा रही है दिसंबर महीने में। इस दौरान सरकार ने डिजिटल और महत्वपूर्ण अवसंरचना सुरक्षा को समृद्ध किया था, या फिर
जो है वो उसको थोड़ा स्ट्रेंथन किया था बोलते हैं, और इसी को अपनाया गया और इसी से भारतीय जो राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी सोच है उसमें बदलाव जो है वो आए। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आज के टाइम में सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो डाटा सबसे बड़ा कंसर्न है। आपका डाटा किसी के हाथ में चला गया तो समझिए कि आपकी पूरी ज़िंदगी या फिर आपका सब कुछ उसके पास चला गया। तो इम्पोर्टेंस आज के टाइम में डाटा की बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं सिस्टम ऑफ दाग एंड हुलिया। दाग मतलब ब्रांडिंग हॉर्सेज और हुलिया मतलब डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ 18 सोल्जर वॉज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड बाय विच सुल्तान। तो ये क्वेश्चन हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ये जो दाग और हुलिया की जो प्रणाली है ये औपचारिक रूप से किस सुल्तान के द्वारा पेश की गई थी। मैंने बड़े डिटेल से इसके बारे में बताया था, आपको समझाया था। तो अभी आप कमेंट कर कर बताएंगे कि ये किसके द्वारा जो था वो चलाई गई थी, फॉर्मली किसके द्वारा चलाई गई थी। हाँ, टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन अभी भी नहीं किया तो टेलीग्राम से सर्च करना आप अपने से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।